जिंदगी और मौत के बीच बस पल भर का फर्क था। अगर पल भर की भी देर हुई होती तो आप आज शायद इस दुनिया में ना होते। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के बिस्तर पर लेटे शिखर को ये बात सामने बैठा डॉक्टर बता रहा था। आपकी हड्डियां पसलियां तो नहीं टूटी, मगर खून बहुत बह गया था। अब जाकर आपको होश आया। अगर इन्होंने आपको सही वक्त पर यहाँ नहीं लाया होता तो आपको बचाना मुश्किल होता। डॉक्टर ये बात कमरे की खिड़की के पास खड़े जोसेफ को देखते हुए बोलते हैं। शिखर भी आभार भरी आंखों से जोसेफ की ओर देखे जा रहा था। डॉक्टर खड़े होते हुए बोला, आप लगभग रिकवर हो चुके हो, बस थोड़ी सी कमजोरी होगी कुछ दिनों तक। इतना बोलकर डॉक्टर शिखर से विदा लेकर कमरे से निकल जाता है। शिखर के इशारे पर जोसेफ पास आकर बैठता है। जोसेफ अपने माथे पे शिकन के साथ बोलता है, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने आपके यहाँ होने की बात अब तक किसी को नहीं बताई। उम्मीद है मेरी इस गलती की वजह से आप किसी दिक्कत में ना पड़ गए हो। शिखर जोसेफ को आश्वासन देते हुए बोलता है, तुमने जो भी किया सही किया, किसी बात की माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। शिखर अपने आसपास ढूंढते हुए बोलता है, मेरा फोन कहाँ है जोसेफ? जोसेफ अपनी जेब से शिखर का फोन निकालकर उसे थमा देता है। शिखर एक धीमी आवाज में बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर कमरे के बाहर जाकर मेरा इंतजार कर सकते हो? जोसेफ अपना सर हिलाता है और बिना कुछ बोले कमरे के बाहर निकल जाता है। शिखर अपना बंद पड़ा फोन चालू करता है। जैसे ही फोन चालू होता है, एक साथ कई संदेश और मिस्ड कॉल्स की नोटिफिकेशंस आती हैं। उनमें से ज्यादातर बबीता के थे, जिन्हें देख वो अपना फोन कसकर पकड़ लेता है। उसके मन में बार बार यही बात घूम रही थी कि उसने शुभचिंतक की दी चेतावनी को नजरअंदाज किया। बस इसी कारण उसे बेरहमी से पिटवाया गया था बबीता के द्वारा। शिखर के मन में ये चल ही रहा था, तभी उसके फोन पर बबीता का फोन आने लगता है, जिसे देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो फोन उठाकर कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी दूसरी ओर से बबीता उसे काटते हुए उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। कहाँ हो? किसी को बताए बिना इतने दिनों से कहाँ गायब हो गए? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है या नहीं तुम में? पैसे ऐसे ही किसी को नहीं मिलते हैं। अगर मिले हैं तो उनके साथ जिम्मेदारी भी उठाना सीखो। और रही मुझे काम से निकालने की बात, तो जब तक तुम्हारे पास उनके दिए हुए पैसे हैं, तुम मुझे काम से नहीं निकाल सकते। शिखर धीमी आवाज में बोलता है, मुझे एक मदद चाहिए। बबीता हैरान होकर पूछती है, क्या? तुम्हारे बैंक खाते के डिटेल्स भेज सकती हो? शिखर बोला। जैसे ही बबीता अपने खाते के डिटेल्स भेजती है, शिखर फोन काट देता है और आते हैं बबीता को 2 संदेश, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पहले संदेश में लिखा था, आपके अकाउंट में 30 करोड़ ट्रांसफर हुए हैं, और दूसरे में, मैंने सारे पैसे वापस कर दिए हैं। आज के बाद मुझे वापस फोन मत करना। अस्पताल में लेटा शिखर अपने फोन पर बार बार आ रहे बबीता का कॉल देखते हुए भी नजरअंदाज करता है और जोसेफ को वापस कमरे में बुलाता है। आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? इससे पहले शिखर अपना सवाल खत्म कर पाए, जोसेफ जवाब देने लगता है। उस दिन आप चाहते तो मुझे काम से निकाल सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आप इस मुंबई शहर में अकेले हो जो मुझसे इंसानों जैसा पेश आए। उसी नाते मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था। जोसेफ की बात सुनकर शिखर मुस्कुरा देता है। इतने दिनों बाद उसे इस शहर में कोई मिला है जिसने शिखर को अपनापन महसूस करवाया। अस्पताल से वापस आते ही शिखर होटल में अपने कमरे की ओर जाता है और अपना सामान बांधना शुरू कर देता है। अपने पुराने कपड़े, अपने चाचा की आखिरी निशानियां, वो सब चीजें जो उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ी थी, उन सब को एक बैग में रखते हुए शिखर बस बार बार यही सोचता है कि अब
आगे क्या करना है। मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल भी आ रहा था कि उसने जो किया क्या वो सही था भी या नहीं, उससे मैं कहीं गलत कदम तो नहीं ले लिया। इसी कश्मकश में शिखर सामान बांध ही रहा था कि उसके फोन पर एक संदेश आता है। संदेश में लिखा था, आपके अकाउंट में 30 करोड़ वापस भेज दिए हैं, आपका शुभ चिंतक। संदेश पढ़ते ही शिखर का चेहरा मुरझा जाता है। आगे क्या करना है, इसी सोच में वो मायूस होकर बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक उसका ध्यान भटका देती है। वो देखता है कि किसी ने एक लिफाफा उसके दरवाजे के नीचे से अंदर खिसका दिया है। लिफाफा खोलने पर शिखर को उसमें बैंक का दिया हुआ एक डेबिट कार्ड दिखता है जिस पर उसका नाम लिखा है। शिखर कार्ड को देखते हुए सोचता है कि वो पैसे रखकर अपनी सारी दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, पर उसे यह भी मालूम है कि वो किसी की कठपुतली बनकर अपनी जिंदगी नहीं बिता पाएगा। जिन्होंने एक चेतावनी नजरअंदाज करने पर इतनी बेरहमी से पिटवाया, अगर आगे कभी शिखर ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी तो न जाने उसके साथ क्या करेंगे। शिखर अपने हाथों से कार्ड तोड़ते हुए यही फैसला करता है, अपनी जिंदगी मुझे अपने दम पर जीनी है, आज के बाद मैं किसी के सामने नहीं झुकने वाला। इसी दौरान शिखर अपने फोन से पैसे वापस बबीता के अकाउंट में भेजता है और अपने बैंक को कॉल करके अपना अकाउंट बंद कर देता है। अपने पुराने कपड़े पहन शिखर कंधे पर अपना बैग और चेहरे पर एक मुस्कान लिए होटल से चला जाता है। अस्पताल के बाद शिखर आज पहली बार कॉलेज आया था और अनन्या उसे देखते ही उस पर सवालों की बौछार कर देती है। मेरे साथ डेट पे नहीं जाना था तो मना कर देते, तुम तो सीधा गायब ही हो गए। शिखर को छेड़ते हुए अनन्या बोलती है। शिखर की बात सुन अनन्या घबराई हुई शिखर का हाथ पकड़ लेती है। तो अब आगे क्या करोगे? अनन्या मासूमियत भरी आवाज में पूछती है। इतने दिनों बाद जब अनन्या का हाथ उसके हाथों में होता है, एक सुकून की लहर शिखर के दिल में दौड़ पड़ती है। बिना अनन्या का हाथ छोड़े शिखर उसे बताता है कि मैंने अपने सारे पैसे लौटा दिए हैं, मुझे अब उन पैसों से, होटल से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं फिर से बिल्कुल पहले जैसा हूं। शिखर की बात काटकर अनन्या उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मुझे तुम्हारे पास पैसे है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर अनन्या शिखर को कस कर गले लगा लेती है। अनन्या के जोर जोर से बजते फोन की वजह से न चाहते हुए भी शिखर को दूर हटना पड़ता है। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अनन्या बड़े आराम से शिखर को बाय का इशारा करती है और थोड़ी दूर जाकर अपना फोन उठाती है। अनन्या कोने में खड़ी धीमी आवाज में फोन पर किसी से बात कर रही है। आप होटल के सारे कागजात तैयार कर लो, मुझे पता है उसे कैसे अपने नाम करवाना है पापा। कॉलेज से बाहर जाते हुए शिखर को अंकुश और उसके दोस्त घेर लेते हैं और बाकी पूरा कॉलेज तमाशा देखने को खड़ा हो जाता है। तुझ पर ये गरीबों वाले कपड़े ही सही लगते हैं, ये तुझे तेरी औकात नहीं भूलने देते। अंकुश बड़ी अकड़ से शिखर के पुराने कपड़ों को देखते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर भीड़ में खड़े कई स्टूडेंट्स शिखर पर हंसने लगते हैं, पर शिखर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए शांत खड़ा है। उसे अंकुश या किसी से बिना बात बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शिखर को इतना शांत देखकर अंकुश का गुस्सा और बढ़ जाता है। आग में घी डालते हुए उसके साथ खड़े कुछ दोस्त अंकुश को और उत्तेजित करते हैं और वो तैश में आकर शिखर को मारने के लिए हाथ उठाता है। शिखर उसके हाथ को रोकते हुए बड़े आराम से उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। भीड़ में ये देखकर सनसनी उठ जाती है। अंकुश के चेहरे पर भी पल भर के लिए डर नजर आता है। उसे एसपी की दी हुई शिखर से दूर रहने की चेतावनी याद आती है। शिखर अंकुश को घूरते हुए कहता है,
मैं तुझे कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तू जो तेरे मन में आए बोलता चला जाए। अपनी हद में रह। इसी के साथ वो उसका कॉलर छोड़कर वहां से जाने लगता है। अपने आसपास सभी दोस्तों को हंसते हुआ देखकर अंकुश उसकी ओर घूरते देख गुस्से में बोलता है, अंकुश, तू भी अपनी हद में रह। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हम सभी यहां जानते हैं कि तू इतना अमीर कौन से काम करके बना है। तेरी एक बार पुलिस में शिकायत कर दी ना, सारी जिंदगी जेल में रहेगा। तू मेरी क्या शिकायत करेगा? तू और तेरे दोस्तों के संदेश आए थे मेरे पास गांजा खरीदने। तब तो तुम में से किसी को यह सब गलत नहीं लग रहा था। उल्टा तुम चाहते थे कि तुम सभी को दोस्ती में थोड़ा सस्ते में दे दूं। क्यों, भूल गया? शिखर ने ताने कसते हुए अंकुश को कहा, वैसे मैंने सुना है ज्यादा गांजे से याददाश्त कमजोर होती है, इसलिए तू भूल गया होगा। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ये बात कहकर शिखर घेरे से बाहर निकलता है। अब शिखर के सामने आने की या उसे रोकने की किसी की हिम्मत नहीं होती। शिखर का जवाब सुनकर अंकुश भी दंग रह जाता है। वो पलट के कुछ कहता है, पर उसकी बात को अनसुना कर शिखर वहां से निकल जाता है। ऐसे वापस कर देने के बाद शिखर को अपना गुजारा करने के लिए कोई ना कोई साधन तो चाहिए ही। यही सोचते सोचते शिखर अपने पुराने रवि के दिलाए डिलीवरी वाले काम के ऑफिस अपने पुराने बॉस के सामने आ खड़ा होता है। तूने इसे अपने बाप का घर समझा हुआ है क्या? जब मन किया काम मांग लिया, जब मन किया बिना बताए छोड़ दिया। गुस्से से घुर्राता हुआ बॉस सामने खड़े शिखर से कहता है, मैं जानता हूं मैंने आपको कोई भी वजह नहीं दी है मुझ पर भरोसा करने की या मुझे फिर से इस नौकरी पर रखने की। शिखर शर्मिंदगी से कहता है, पर पिछली बार आपने जो मेरी मदद की थी, मैं अभी भी उस बात का एहसान मानता हूं और बस एक मौका चाहता हूं खुद को साबित करके दिखाने का। इस बार मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। शिखर ये बात इतने विश्वास के साथ कहता है कि उसके बॉस प्रशांत के चेहरे की कठोरता थोड़ी कम होती है। प्रशांत कुछ देर सोचता है और कहता है, मैं तुझे एक और मौका देने के लिए तैयार हूं, मगर पिछली बार का हर्जाना भी भरना होगा। पहले एक हफ्ते तुझे आधी सैलरी ही मिलेगी। मंजूर है तो कल से काम पे आ जाना। प्रशांत ने शिखर को यह बात धमकाते हुए कही, पर शिखर ने मन ही मन ठाना कि इस बार जो भी हो जाए वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। शिखर विनम्रता से सर हिलाता है और एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए दफ्तर से बाहर निकल जाता है। शिखर कंपनी के बाहर निकल ही रहा होता है कि रवि उसे अचानक यहां देखकर चौंक जाता है। अरे तू यहां क्या कर रहा है? मुझे लगा इस गरीब को तो तू भूल ही गया होगा अब तक। शिखर पर तंज कसते हुए रवि बोलता है, घर चल, वहां आराम से बैठ के बातें करेंगे। शिखर का हाथ खींचते साथ ले जाते हुए रवि कहता है। रवि की बात काटते हुए शिखर बड़ी गंभीरता से कहता है, तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। मुझे मेरी डिलीवरी वाली नौकरी वापस मिल गई, कल से काम शुरू करना है। शिखर की बात सुनकर रवि हैरान हो जाता है, पर तू अब डिलीवरी वाली वो छोटी सी नौकरी क्यों करेगा? और मैंने तो सुना था तूने होटल भी खरीद लिया है। इतनी जल्दी सारे पैसे उड़ा दिए क्या? रवि हंसते हुए पूछता है। अब भी गंभीर चेहरा बनाए शिखर रवि को बताना शुरू करता है कि कैसे उसने अपना सारा पैसा वापस कर दिया है। यह बात सुनकर रवि के चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो जाती है और वो दंग होकर बस शिखर को देखते जाता है। मुझे मेरी जिंदगी अपने दम पर जीनी है। रवि को समझाने की कोशिश करते हुए शिखर अपनी बात रखता है। शिखर की यह बात सुनकर मानो रवि को होश आता है और वो उस पर भड़कते हुए कहता है, तू ये कैसे कह सकता है? इतना जल्दी भूल गया कि तू इस गरीबी के कारण किन किन दिक्कतों से गुजरा था? क्या तुझे ये अब तक समझ नहीं आया कि कुछ भी कह लो या सोच लो, पर एक गरीब गरीब ही होता है। गरीब पैदा होता है, गरीब ही मर जाता है। कड़वी सच्चाई है ये इस समाज की, जो जितना जल्दी मान लो उतना ही अच्छा होता है। शिखर शांत खड़ा रवि की बातें सुने जा रहा था। तुझे पता है
कितने मुश्किल से मैंने मकान मालिक को इस महीने रोका था कि वो घर से ना निकाल फेंके। बेदखल होने वाला हूं मैं अपने ही घर से, ऊपर से लोगों से जो उधार लिया है वो अलग। सोचा था तुझसे थोड़ी मदद ले लूंगा, पर तू तो उल्टा खुद मदद मांगने आया है। रवि के चेहरे पर चिंता साफ साफ नजर आ रही थी कि बोलते बोलते शिखर कुछ पल बुत बने वहीं खड़ा रहता है। रवि की किसी बात का कोई जवाब नहीं था शिखर के पास। अगले दिन ऑफिस में सभी डिलीवरी वाले लड़कों को एक साथ बुलाकर प्रशांत उन्हें धमकाते हुए कहता है, आजकल कामचोरी बहुत करने लगे हो तुम सब, इसलिए आज तुम में से जो भी सबसे कम डिलीवरी करेगा उसे मैं नौकरी से निकाल रहा हूं, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर तुम दोनों हो। रवि और शिखर की ओर इशारा करते हुए प्रशांत कहता है। शिखर और रवि हामी में सिर हिलाते हैं और अपना डिलीवरी का बैग लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। बाहर पहुंचकर शिखर अपना बैग लेने जाने ही वाला होता है कि पीछे से रवि उसे आवाज लगाता है, अरे सुन, तुझे प्रशांत सर वापस बुला रहे हैं। रवि की बात मानकर शिखर वापस ऑफिस की ओर बढ़ता है और रवि अपनी गाड़ी की ओर। रवि के मन को बार बार यही चिंता सता रही है कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो उसका घर भी चला जाएगा, और दूसरी ओर शिखर की बस ज्यादा से ज्यादा ये नौकरी ही जाएगी। ये सोचते सोचते मानो खुद ब खुद रवि के पांव शिखर की गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। वो झुकता है और अपनी जेब से एक छोटा सा पाना निकालकर टायर का एक पेंच निकाल देता है, दूसरा, और ऐसा करके वो शिखर की गाड़ी के सामने वाले टायर को हल्का सा ढीला कर देता है। शिखर को ऑफिस से बाहर आता देख रवि अपना बैग उठाता है और अपनी गाड़ी पर बैठकर डिलीवरी के लिए निकल जाता है। शिखर भी तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी लेकर डिलीवरी के लिए निकल जाता है। अब क्या होगा शिखर का? क्या वो अपने आप को किसी दुर्घटना से बचा पाएगा? क्या होगा जब उसे ये पता लगेगा कि ये सब रवि ने किया है? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।